कक्षा 9 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को इस पाठ में कवि परिचय कराने जा रहा हूँ, यानी जितने कवि हैं सबका परिचय ले रहे हैं। चलो देखते हैं एक कवियों को। ये कक्षा 9 के लिए है केवल। तो सबसे पहले आते हैं गोपाल दास नीरज जी। पहला नंबर आता है गोपाल दास नीरज जी का। तो चलते हैं इस पे जीवन परिचय पहले ले लेते हैं इनका। पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली ग्राम में हुआ था। हिंदी में गीत और गजल लिखने में आपको महारत हासिल थी। आपने हिंदी में गीतकार एवं कवि के रूप में विशेष पकड़ बनाई है। आपने हिंदी सिनेमा के भी अनेक लोकप्रिय गीत लिखे हैं, जैसे कारवां गुजर गया, प्राण गीत, आसावरी, बादल बरस गयो और 2 गीत नदी किनारे। नीरज की गीतिकाएं संघर्ष, विभावरी, नीरज की पाती, लहर पुकारे, मुक्तक गीत भी अगीत हैं। रचनाएं कौन कौन सी हैं? आपने अनेक गीत लिखे हैं जो अमर बन गए हैं। हिंदी फिल्मों के गीतों में आपको विशेष सफलता प्राप्त हुई है। नंबर 1 है 2 गीत, नंबर 2 है नदी किनारे और नंबर 3 है संघर्ष। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये आता है भाषा शैली की भी बात कर लेते हैं इनके। तो कवि गोपाल दास नीरज की भाषा सरल एवं सुबोध हिंदी है। आपके मधुर शब्द गुण को विशेष रूप से अपनाया है। मृदु भावों की अभिव्यक्ति श्रृंगार रस के साथ विशिष्ट बन पड़ी है। आपकी शैली विषयानुकूल एवं भावानुकूल है। हिंदी में गीत माधुरी को भावांजलि प्रदान करने में गोपाल दास नीरज का अद्वितीय एवं महत्वपूर्ण स्थान रहा है। साहित्य में स्थान देख लेते हैं। गोपाल दास नीरज का नाम हिंदी जगत में एक गीतकार के रूप में अमर रहेगा। वे सच्चे साहित्य उपासक थे। चलते हैं हम अगले कवि की तरफ। ये अगले आ रहे हैं नंबर 2 डॉक्टर मुकुटधर पांडे। इनका भी देख लेते हैं जीवन परिचय पहले। मुकुटधर पांडे का जन्म 30 नवंबर सन 1885 को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बालपुर नामक गांव में हुआ था। हिंदी में छायावाद का आरंभ आपकी रचनाओं से माना जाता है। आपने छायावाद को नवीन चेतना प्रदान की। कुररी के प्रति आपकी पहली एवं आरंभिक रचना है। तो रचनाएं भी देख लेते हैं। डॉक्टर मुकुटधर पांडे की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पूजा के फूल, नंबर 2 शैलबाला, नंबर 3 लक्ष्मा अनुदित उपन्यास है, नंबर 4 है परिश्रम निबंध है ये, नंबर 5 है मेघदूत छत्तीसगढ़ी अनुवाद है ये। भाषा शैली की भी बात कर लेते हैं जरा। डॉक्टर पांडे की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। आपने भाषा को परिष्कृत बनाने में हिंदी मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी प्रयोग बहुतायत किया है। भाषा में भावनानुकूल आवेग तथा शैली का विषयानुकूल चयन आपकी प्रमुख विशेषता है। डॉक्टर पांडे ने हिंदी को रोचक एवं लोकप्रिय बनाने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा यानी लोक भाषा का विशेष रूप से प्रयोग किया है। हिंदी और रोचक हो जाए इसके लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ी भी इसके अंदर घुसा दी है। साहित्य में स्थान देख लेते हैं क्या है। तो डॉक्टर पांडे का साहित्य में स्थान विशेष स्थान है। आपने युगीन साहित्य साधना की है और छायावाद का सफल प्रणयन किया है। वे वास्तव में बेजोड़ कवि और कालातीत साहित्यकार थे। चलिए अगला नंबर 3 कवि आते हैं हमारे पवन दीवान। ये नंबर 3 है पवन दीवान। पवन दीवान की भी अपनी अपनी जीवन परिचय को लेकर चलते हैं जरा। तो संत कवि पवन दीवान का जन्म जो है 1 जनवरी सन 1945 को ग्राम किरवई, राजिम, जिला गरियाबंद में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा वासिन, राजिम एवं फिंगेश्वर में हुई। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। श्री दीवान प्रख्यात वक्ता और सहृदय साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। संत दीवान ने लोक साहित्य पर भी गहन अध्ययन किया। इनका देहावसान 2 मार्च सन 2016 को हो गया। वे छत्तीसगढ़ी लोक भाषा के सच्चे प्रचारक संत कवि थे। चलिए रचनाओं की बात कर लेते हैं इनके।
तो संत कवि पवन दीवान की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है अंबर का आशीष, नंबर 2 है मेरा हर स्वर इसका पूजन, नंबर 3 है फूल, नंबर 4 है छत्तीसगढ़ी महतारी, नंबर 5 है मर मर कर जीता है, नंबर 6 है मेरे देश की माटी और नंबर 7 है याद आते हैं गांधी। चलते हैं भाषा शैली की भी बात कर लेते हैं जरा इनकी। तो संत कवि पवन दीवान की भाषा सरल एवं प्रवाहमयी शुद्ध हिंदी है। उन्होंने लोक साहित्य में लोक भाषा छत्तीसगढ़ी का प्रयोग किया है। आपकी भाषा में लोक परंपराओं की अनेक रम्य झांकियां सजी हैं तथा अनेक छत्तीसगढ़ी चित्रों को जीवंत अभिव्यक्ति मिली है। संत कवि दीवान ने भावाकुल सरस भाषा का प्रयोग किया है। अलंकारित एवं रसमयता आपकी भाषा शैली की प्रमुख विशेषता है। साहित्य में स्थान की भी बात कर लेते हैं जरा। संत कवि श्री पवन दीवान का छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास में अहम योगदान रहा है। वे वास्तव में महान कवि, विचारक, चिंतक और साहित्य प्रचारक हैं। चलिए नेक्स्ट कवि को देखते हैं कौन आते हैं। ये हैं तुलसीदास जी। ये तुलसीदास जी का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। चलिए जीवन परिचय पहले लेते हैं। हिंदी भक्तकालीन काव्यों में राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि महाकवि तुलसीदास का जन्म राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिता श्री आत्माराम दुबे एवं माता श्रीमती तुलसी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थे। कवि तुलसी ने स्वतंत्र सुखाय के उद्देश्य से साहित्य की रचना की है। आपके गुरु सर्वश्री नर हरिदास जी थे। कवि तुलसीदास ने हिंदी साहित्य को समृद्धशील बनाने में अहम योगदान दिया है। रचनाएं देखते हैं। महाकवि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है रामचरितमानस, नंबर 2 है दोहावली, नंबर 3 है गीतावली, नंबर 4 है कृष्ण गीतावली, नंबर 5 पार्वती मंगल, नंबर 6 जानकी मंगल, नंबर 7 कवितावली, नंबर 8 है राम लला नाहछू, नंबर 9 है विनय पत्रिका, नंबर 10 है रामाज्ञा प्रश्नावली, नंबर 11 है वैराग्य संदीपनी। तो ये इनकी रचनाएं हैं। और आगे भी देखते हैं जरा। ये है भाव पक्ष एवं कला पक्ष, इनका क्या है। महाकवि श्री तुलसीदास का भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही साहित्यिक दृष्टि से समृद्धशील है। उन्होंने श्रृंगार, शांत एवं करुणा रस का विशेष प्रयोग करके साहित्य को समृद्धशील बना दिया है। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों का प्रयोग भाषा में लाक्षणिकता लाने में समर्थ सिद्ध हुआ है। आपने दोहा, सोरठा एवं चौपाई छंदों का विशेष रूप से प्रयोग किया है। आपके रामचरितमानस के विषय में ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? दिनकर हो या पंत निराला, सूर हो या सुमन सुमान, घटा नहीं सकता कोई भी रामचरितमानस का मान। फिर से देखिए, दिनकर हो या पंत निराला, सूर हो या सुमन सुमान, घटा नहीं सकता कोई भी रामचरितमानस का मान। आपकी वाणी में सरसता, सरलता एवं लोक जीवन की भावना को संजोया गया है। शैली में समास एवं व्यास शैली को स्थान दिया गया है। साहित्य में स्थान की बात कर लें जरा इनकी। तो महाकवि तुलसीदास का नाम हिंदी साहित्य में शिरोमणि कवि के रूप में सर्वविख्यात रहेगा। आपका नाम युग युगांतर तक चंद्रमा के शीतल प्रकाश की तरह चमकता रहेगा। चलिए अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं कबीरदास जी। इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जीवन परिचय है। ये कवि एवं ज्ञानाश्री शाखा के उन्नायक कबीरदास जी का जन्म काशी में माना जाता है। कबीर को नीरू और नीमा दंपति ने लहर तारा नामक तालाब पर आपको पाया था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका अनुभव ही उनकी रचनाओं का प्रमुख विषय रहा है। कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने उनकी रचनाओं को एकत्रित किया है। समाज सुधार एवं रूढ़िवादिता को दूर करने में कबीर का अहम योगदान रहा है। आपकी मृत्यु काशी में मगहर नामक स्थान पर हुई। रचनाएं देखो। संत कवि एवं समाज सुधारक अध्येता कबीर की अनेक रचनाएं हैं, जिसमें प्रमुख रचना बीजक है। इसके 3 भाग प्रकाशित है। नंबर 1 साखी, नंबर 2 शबद और नंबर 3 है रमैनी।
भाव पक्ष एवं कला पक्ष देख लेते हैं इसके। तो कबीर की भाषा पंच शैली खिचड़ी है, इन्हें पंचमेल खिचड़ी मानी जाती है। उसमें देशज अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण है। कबीर ने विशेषतः लोक भाषा का प्रयोग कर साहित्य रचना की है। उनकी भाषा में रस अलंकार सहज रूप से ही आ गए हैं। उन्होंने सरल भावों को अपनी जीवंत अभिव्यक्ति प्रदान की है। आपकी भाषा का एक उदाहरण प्रस्तुत है। कबीरा यह जग कछु नहीं, खिन खीरा खिन मीठा, काल ही को देखा मंडपे, आज मासे ने दीठा। तो कबीरदास ने प्रसाद सगुण को विशेषता अपनाया है। उन्होंने मुक्तास के स्वतंत्र विचारों में साहित्यिक रचना की है। साहित्य में स्थान देख लेते हैं। संत कवि कबीर का साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में आप युग युगांतर तक चिर स्मरणीय रहेंगे। जब तक हिंदी और हिंदुस्तान रहेगा तब तक महाकवि संत कबीर का नाम उस चंद्रमा के शीतल प्रकाश की तरह चमकता रहेगा। वे वास्तव में सच्चे वाणी के डिटेक्टर कवि थे। इसी के साथ बच्चों कवि परिचय समाप्त हो रहा है। और नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग ऐसा ही प्यार मुझे देते रहें।